कई बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर वीडियो जो है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो आप वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रखा करें और जिसकी वजह से हम आसानी से जो लेक्चर है हम उसको आसानी से पढ़ सकें, उसको आसानी से अटेंड कर सकें। क्योंकि बड़े वीडियोस देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे बच्चों को, तो ज़्यादा छोटी वीडियो भी मैं नहीं बना सकता, क्योंकि एक वीडियो के अंदर में कम से कम इतना होना चाहिए कि एक टॉपिक आपको, जब आप एक वीडियो देखें तो एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक पोल रखता हूँ, इधर आपको बटन मिल जाएगा और आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आइडियल लेंथ वीडियो की क्या होनी चाहिए, ताकि मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रख सकूँ। ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा इस वीडियो। और बढ़िया। तो कल की वीडियो में जैसा हमने चैप्टर फर्स्ट ख़त्म कर लिया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और आपसे कहा था कि आप इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें बीच बीच में से भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस वीडियो को आप आगे, इस वीडियो से आप हेल्प लेके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मैं पेज नंबर बताता चलूँगा और आप उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर क्वेश्चन आप खुद से पढ़ के आइडेंटिफाई करते चलेंगे। चूँकि थियरी वाला पोर्शन है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि आप क्वेश्चन पढ़ते चलें, एनसीईआरटी बुक पढ़ते चलें, उसको अंडरलाइन करते चलें, और जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन भी मिलेगा अगर आपको तो आपके वो ध्यान में होगा, तो उन्हीं सभी पहले हम क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसकी अगली वीडियो में, कल वाली वीडियो के अंदर में फिर एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन सॉल्व करके आज ही के आज रख लें, ताकि कल वाली वीडियो के अंदर में वो आप उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप अगली वीडियो के अंदर में उसको सॉल्व कर सकें। चलिए पेज नंबर 3, यहाँ पर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नीचे नीचे पैराग्राफ में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में हम क्यों ऐसा नहीं कहते हैं कि उनकी डेथ नहीं होती है। व्हाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ इस वजह से हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू टू लिव एज ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट सेल होता है वही डिवाइड करके और ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली वो बाइनरी फिजन करते हैं, और जब वो बाइनरी फिजन करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, वो मरते नहीं हैं बल्कि वही दो पार्ट में डिवाइड होके ऑफस्प्रिंग की तरह लिव करना, रहना शुरू कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हम पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन दी हुई है, तो वो हमने आपको करा दिया था। उसके बाद पेज नंबर 5 पे एक क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे नीचे में, आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसेंट में पूछा जा रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को कंसिडर करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर दीज ऑफस्प्रिंग्स, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे। तो हमें पता है कि जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको ढूंढने में, ऐसे आप डायरेक्टली अगर आप एनसीईआरटी खोलें और इन क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करें तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको, चूँकि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो इसी वजह से आप इससे पहले, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें, अंडरलाइन कर लें, और उसके बाद ही इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, इन क्वेश्चन को ढूंढें। उसके बाद पेज नंबर 7 पे बीच में एक, और जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपको ढूंढने का एक सबसे आसान तरीका है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इटैलिक्स फॉन्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, हल्का तिरछा करके इटैलिक्स फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो आपको वैसे मिल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 पे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? व्हाई डू वी से सो? जी हाँ, बिल्कुल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर में दो पेरेंट का, यूनिपेरेंटल बॉडी से वो डेवलप होते हैं, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ ही उसके अंदर में अगर हम बात करें तो गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूज़न जो है वो नहीं होता है। तो इसी वजह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी जो है वो एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इज़ द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्या हम
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पैदा हुए जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं उनको उनके लिए हम क्लोन टर्म का यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। पेज नंबर 8, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके ठीक ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब आपको ये बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जनरली स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, लेकिन कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो स्पोर्स होते हैं उनके चारों तरफ में काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोटिंग होती है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर में उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसी वजह से जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, मतलब सर्वाइव कर पाते हैं वो। वाई इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन? अगेन वही आ गया क्वेश्चन कि कैसे ये फेवर करते हैं, तो बाई स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर 9, और पेज नंबर 9 में ऊपर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। मतलब इन जो प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, मैंगो और कोकोनट, इनके अंदर में फ्लावरिंग करने में कितना टाइम लगता है? तो अगर हम लोग बात कर ले मैरीगोल्ड की, तो मैरीगोल्ड के अराउंड में आपको 2 to 3 मंथ का टाइम लग जाता है। जब आप मैरीगोल्ड का प्लांट जब आप लगाते हैं तो 2 से 3 महीने के बाद उसके अंदर में फ्लावरिंग होती है। राइस की भी अगर बात कर लें तो 3 महीने लगते हैं, व्हीट की भी बात कर लें तो 3 महीने का टाइम लग जाता है, राइस, व्हीट। कोकोनट के अंदर में ज़्यादा टाइम लगता है, यूजुअली 5 से 8 साल का टाइम लगता है फ्लावरिंग करने में। और मैंगो के अंदर में आपको 3 से लेकर 6 साल या 4 साल से 6 साल। तो जब भी आपने मैंगो का प्लांट अपने लोकेलिटी के अंदर में देखा होगा तो 3 साल तो कम से कम लग ही जाते हैं, 3 या 4 साल लग जाते हैं, और मैक्सिमम 6 साल के अंदर फ्लावरिंग उसकी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक दी, उसी पेज नंबर 9 पर ही, व्हाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एट्सेट्रा इज सीजनल। ये जो मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट है, ये सीजनल क्यों होते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इनके फ्रूटिंग के लिए जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है, जो फ्लावरिंग के लिए जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है, वो एक पार्टिकुलर सीजन में होती है उनकी फ्लावरिंग, ठीक है। और इसी वजह से इनके अंदर में जब फ्लावरिंग सीजनल होगी तो फ्रूटिंग भी इनमें सीजनल होगा, बिकॉज फ्लावरिंग इन दीज प्लांट्स आर सीजनल, ओके। उसके बाद उसी पेज पे पेज नंबर 9 पे ही एक क्वेश्चन आता है, कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ह्यूमन बींग के अंदर में वो कौन कौन से चेंजेस होंगे, क्या आप उनको बता सकते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को बताते हो? मतलब प्यूबर्टी के दौरान जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। और ये चैप्टर 3 के अंदर में बहुत सारे आपको पता होगा, और इसको डिटेल में हम लोग चैप्टर 3 के अंदर में कवर कर लेंगे, तो ये वहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर एक दिया हुआ है, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स स्टडीड इन क्लास 11th कैन यू आइडेंटिफाई केसेज वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। मतलब क्लास 11th में आपने जो कुछ भी पढ़ा था उसके एग्जाम्पल के बेसिस पर क्या बता सकते हैं कोई एक ऐसा केस, कोई भी एक ऐसा प्लांट का नाम जहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता हो? जी हाँ बिल्कुल, और वो प्लांट है पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है उसी पेज नंबर 11 पर ही, नेम दी टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर में किस टाइप के गैमेट बनेंगे? तो वो गैमेट जो बनेंगे वो बनेंगे आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स क्यों? क्योंकि स्टैमिनेट फ्लावर जो होगा उसके अंदर में सारे के सारे गैमेट एक तरह के होंगे। पिस्टिलेट फ्लावर में भी जितने गैमेट होंगे वो सब एक तरह के होंगे, तो उनको हम लोग आइसोगैमेट्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपको टास्क भी दे रखा है, यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज की लिस्ट बनानी है, आसान सा है, लिस्ट बनाने की खैर कोई ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 11 पर ही नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, उसके बीच में एक क्वेश्चन है, डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। मतलब जो हैप्लॉइड होते हैं क्या उनके अंदर में कभी भी मियोसिस नहीं होता है? तो जी हाँ, जो भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर में मियोसिस क्या कभी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कब होगा? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर में मियोसिस कब होता है उसकी लाइफ में? जब गैमेट बनेगा तब वो माइटोसिस से ही बनता है, गैमेट बनते हैं, गैमेट का फ्यूजन होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर में मियोसिस होगा, और मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल होगा, जाइगोटिक मियोसिस होता है उनके अंदर में, ठीक है। फिर आ जाता है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन है, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट्स एंड गैमेट्स।
मियोसाइट के क्रोमोसोम नंबर में और गैमेट के अंदर में क्या रिलेशनशिप होगा। तो मियोसाइट जो गैमेट्स होते हैं वो मियोसाइट के में जितना क्रोमोसोम होता है गैमेट के अंदर में उसका क्रोमोसोम नंबर ठीक हाफ होता है। तो लिख देंगे हम लोग कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स आर ऑलवेज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद इसी पेज पे क्वेश्चन एक आता है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट। गैमेट्स मीट कैसे करते हैं। तो पॉलिनेशन, सिंपल पॉलिनेशन जो होता है उसके द्वारा वहाँ पर गैमेट मीट करते हैं। उसके अलावा वाटर के द्वारा भी मीटिंग हो सकती है गैमेट्स की। ठीक है, पेज नंबर 14 व्हाट वुड हैपन, फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है पेज नंबर 14 पे, और उसके अंदर में ही बीच में एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगेमी डज नॉट अकर। अगर सिनगेमी नहीं हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वहाँ पर उसके नीचे फिर थियरी वाला पोर्शन दिया हुआ है कि उसके बाद अगर नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर में फर्टिलाइजेशन अगर नहीं भी होता है तो वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस फिनोमेनन को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वेयर डज सिनगेमी अकर। सिनगेमी कहाँ पर होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग जानते हैं दो जगह पे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और अगर बॉडी के बाहर वाटर में होता है तो हम लोग उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आता है पेज नंबर 15, कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द जाइगोट इन ऑर्गेनिजम्स विथ डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लास 11th की बुक से आपको रिकॉल करना है और पता लगाना है ये कि जाइगोट के अंदर में किस टाइप का डेवलपमेंट होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जाइगोट में और हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाले लाइफ साइकिल के वाले जाइगोट में। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जाइगोट के अंदर में माइटोसिस होगा और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जाइगोट के अंदर में मियोसिस टाइप का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये कैसे होगा ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। मियोसिस माइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। जल्द ही एक वीडियो आ रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, चैप्टर 2 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके ठीक पहले ही जस्ट पहले एक वीडियो आएगा। चैप्टर 2 स्टार्ट होने से पहले टॉपिक होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसके अंदर में ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे कि मियोसिस माइटोसिस अच्छे से समझा दीजिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बता दीजिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये जितने भी टर्म्स हैं वो सब एक वीडियो के अंदर में कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ज़रूर से देखिएगा और पूरा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुत बड़ा भी नहीं होने वाला है, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे के अंदर में 20 मिनट का होगा वो लेक्चर, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान होगा, आप उसके लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद पेज नंबर 16, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन्स अटैच। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, शायद नहीं पूछा था, कि कोई एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसके अंदर में सेपल जो है वो अटैच ही रह जाता हो फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर में। तो प्लांट के अंदर में जब हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखा था कि प्लांट के अंदर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो सीड है वो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो अपने सेपल होंगे, पेटल होंगे, वो सब फॉल्स ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हालांकि ये वाला जो पोर्शन है हम अपन चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इतनी थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्लांट के अंदर में बहुत सारे जो होते हैं प्लांट के पार्ट्स, जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और एंड्रोसियम, सेपल, पेटल और एंड्रोसियम जो होते हैं वो फॉल्स ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन से प्लांट, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसा कोई एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जहाँ पर सेपल शेड नहीं होता, वो ज्यों का त्यों लगा हुआ रह जाता है। तो इसका आंसर 2 आंसर होगा, एक हो जाएगा ब्रिंजल और दूसरा होगा टोमेटो। ब्रिंजल और टोमेटो के अंदर में आपने देखा होगा कि जो सेपल है वो ज्यों का त्यों लगा हुआ रह जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे भी बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 के अंदर में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। समरी के अंदर में जो भी कुछ भी करेक्शन था वो मैंने करा दिया था। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, मैंने पहली वीडियो में डिस्कस करा था कि रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखने का काम करता है, लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करके रखने का काम करता है, और साथ ही जेनेटिक वेरिएशन भी क्रिएट करने का काम करता है। विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वाई, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में से बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होगा। तो सेक्सुअल होगा, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर में जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। वाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्ड टू एज क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उन सबको क्लोन क्यों बोला जाता है। बिकॉज देर इज नो जेनेटिक वेरिएशंस अमंग ऑर्गेनिज्म
being formed by asexual reproduction and that is why they are referred to as clone। वो सभी जो होते हैं उनके अंदर में कोई भी सा भी डिफरेंस नहीं होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और इसी वजह से उन सबों को आपस में क्लोन्स कहा जाता है और क्लोन के हर एक मेंबर को रैमेट कहते हैं। ऑफस्प्रिंग्स, क्वेश्चन नंबर 4, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? ऑफस्प्रिंग जो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ये सही है? वाई? तो हाँ, बिल्कुल सही है बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑफस्प्रिंग के कंपैरिजन में तो उनके चांसेस जो हैं सर्वाइवल के वो ज़्यादा होते हैं और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर में जेनेटिक वेरिएशन होता है। अगेन सभी का आंसर जो है वो लगभग सभी एक तरह का ही क्वेश्चन है। और इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? यस। How does the progeny formed from asexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction? asexual reproduction से बनने वाले offspring और sexual reproduction से बनने वाले offspring के अंदर में क्या difference होगा? difference नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि how does the progeny formed by asexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction? तो आपको asexual reproduction से बनने वाले offspring के character बताने हैं कि वो sexual से किस तरीके से different है। ठीक है, कहने का मतलब एक ही है। तो पता है हमें कि यूनिपेरेंटल डेवलपमेंट होता है, एक में बाईपेरेंटल डेवलपमेंट होता है, एक में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, एक में गैमेट का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, एक में जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, एक में जेनेटिक वेरिएशन होगा। तो ये हो जाते हैं। फिर अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम क्वेश्चन आ जाता है। व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बता चुके अभी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से मतलब बनने वाले ऑफस्प्रिंग जो है उनको हम लोग क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं, क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्योंकि उनके अंदर में एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 18, व्हाई इज वेजिटेटिव, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? तो बता चुके हैं कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से किसी प्लांट का प्रोपगेट होना वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोला जाता है। गिव टू एग्जाम्पल्स, गिव टू सुटेबल एग्जाम्पल्स। ब्रायोफिलम, बेगोनिया, लीफ से हो जाने वाले होंगे, बहुत सारे हमने लंबे चौड़े एग्जाम्पल लिख रखे हैं। डिफाइन करना है आपको जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज, तीनों की डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। जुवेनाइल फेज प्री रिप्रोडक्टिव फेज को बोलते हैं जहाँ पर टेम्पोरली इनएक्टिव फेज होता है वो, रिप्रोडक्टिव फेज जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज होता है, और सेनेसेंट फेज जहाँ पर अगेन रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज होगा जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई? हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है और वेरिएशन की वजह से उनके चांस ऑफ सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा होगा। एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस किस तरीके से इंटरलिंक्ड है? बिकॉज गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस होगा तभी गैमेटोजेनेसिस होगा, वरना गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये बताया था कि आप जरूर से कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन द फॉलोइंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज़ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। प्लांट पार्ट के आपको नाम बताने हैं और बताने हैं कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। ये जितने भी हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाले क्वेश्चन हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले हैं, जाइगोटिक मियोसिस माइटोसिस वाले क्वेश्चन हैं, वो सब एक वीडियो में ही कवर हो जाने वाला है। अगेन फिर से बता रहा हूँ कि आप अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली जो वीडियो है वो ज़रूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओवरी, ओवरी हो जाती है डिप्लॉयड। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी आप लिख लेंगे पहले आंसर। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब समझ में नहीं आया तो आप ये वापस से क्वेश्चन आकर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओवरी डिप्लॉयड, एंथर डिप्लॉयड, एग हैप्लॉयड, पॉलन हैप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड, जाइगोट डिप्लॉयड। ठीक है, सिंपल है। एंथर का ध्यान रखिएगा, एंथर जो है वो डिप्लॉयड होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चलेगा आगे चैप्टर 2 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी इनसाइड इन मोस्टली इन द वाटर, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है। मेंशन इट्स डिसएडवांटेज। हाँ, यहाँ पर ये पूछा जाता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के बाहर हो रहा होता है, तो और वहाँ पर क्या होता है कि गैमेट्स या एग्स जो होते हैं मेल और फीमेल गैमेट वो वाटर के अंदर में रिलीज कर दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको टेम्परेचर का, शॉक का, है ना, इन सबों चीज़ों का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दे आर प्रोन टू
प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स भी उनको खा सकते हैं, तो दे आर प्रोन टू प्रीडेटर्स, दे आर प्रोन टू अनफेवरेबल, मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऐसा लिख सकते हैं। दे आर प्रोन टू प्रीडेटर्स एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ज़ूस्पोर एंड अ ज़ाइगोट। ज़ूस्पोर और ज़ाइगोट में क्या डिफरेंस होगा? ज़ूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, पहली बात। ज़ाइगोट मोटाइल नहीं होते हैं। ज़ूस्पोर के पास फ्लैजेला होगा, ज़ाइगोट के पास फ्लैजेला नहीं होगा। ज़ूस्पोर जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं, ज़ाइगोट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना हुआ होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में फॉर्मेशन होता है। ज़ूस्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ज़ाइगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। ज़ूस्पोर जो हैं वो मियोसिस करके बने हुए होते हैं, जबकि ज़ाइगोट जो हैं वो मियोटिक गैमेट हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूज़न से बने हुए होते हैं। ज़ाइगोट के अंदर में माइटोसिस टाइप का डिवीज़न हो जाता है। ये सब बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को एम्ब्रियोजेनेसिस से डिफरेंशिएट करना है। गैमेटोजेनेसिस जो होगा वो उसके अंदर में गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान माइटोसिस हो रहा होता है। गैमेटोजेनेसिस से हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस से डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस प्री रिप्रोडक्टिवली होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट होता है। ये डिफरेंसेस हो जाएंगे। उसके बाद आता है डिस्क्राइब दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। फ्लावर के अंदर में अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि फ्लावर के अंदर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होंगे, तो व्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, सेपल और पेटल जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिजनरेट हो जाती हैं। ये शॉर्ट में आंसर है, आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है और डिटेल में जो ये चैप्टर को हमको पढ़ना है, चैप्टर 2 के अंदर में। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर नेबरहुड एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। मैंने आपको कॉमन नेम्स बता रखे थे, मस्टर्ड, पोटैटो, अनियन, रोज एंड एप्पल, और आपको इसके साइंटिफिक नेम लिखने थे। तो मस्टर्ड का हो जाता है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, लिख भी देता हूँ। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, रोज आई थिंक पता होगा सभी को, रोजा इंडिका, पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबेरोसम, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, और एक कौन सा एग्जाम्पल था, अनियन, एलियम सेपा। ठीक है, एलियम सटाइवम होता है लहसुन, गार्लिक, और एलियम सेपा होता है अनियन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके 5 के 5 आप लिख लेंगे ये। ठीक है, तो मस्टर्ड जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जब भी आपको नाम, जहाँ कहीं भी आपको जीवन में कभी भी कहीं पर भी साइंटिफिक नेम लिखना होगा तो आप इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को भी फॉलो करते हुए लिखेंगे। और आपको 2 ही रूल ध्यान में रखने होते हैं कि ये जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जीनस और स्पीसीज, तो जीनस का जो नेम होता है इन दोनों को ही पहली बात की सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। आप एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही लिखेंगे तो ही वो आंसर सही माना जाएगा, तो ही भले ही आपकी ये स्पेलिंग सही हो। ठीक है, तो दोनों का आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि जीनस का नेम का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल से होगा और स्पीसीज के पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल से होगा। यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ कोकोरबिट। ये आपको बता चुका था, ठीक है, कि कौन कौन से क्या कुछ वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर, कोकोरबिट ऐसी फैमिली के जो भी होंगे उसके आपको एग्जाम्पल पूछा हुआ था। और आ जाता है फिर क्वेश्चन नंबर 18, वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स एट अ ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर्ड टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं
उनमें ज़्यादा ग्रेटर रिस्क क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू विविपेरस एनिमल। तो विविपेरस एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ओविपेरस एनिमल का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है, एग में होता है। तो अगेन वही सेम चीज़, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो कुछ खतरा था, जो कुछ रिस्क था वहाँ पर, because oviparous animals lay eggs outside their body and those eggs are prone to predators। ठीक है, तो वो प्रीडेटर के लिए प्रोन होते हैं, वो आसानी से उनको खा सकते हैं। तो ये एक खतरा होता है सबसे ज़्यादा। तो ज़्यादा सुरक्षित कौन सा होता है, ज़्यादा सेफ कौन सा होगा, विविपेरस, क्योंकि विविपेरस के अंदर में डेवलपमेंट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर होता है, और ओविपेरस का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे NCERT के। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे। तो जस्ट कल ही वो वीडियो आ जाएगी, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करके रखिएगा। और NCERT के अंदर में, इस बुक के अंदर में जो कुछ भी दिक्कत होगा वो आप साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर में पूछ लीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, अगर वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो आप उसका वेट कर लेंगे तब तक के लिए। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसके आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर कार्ड्स में आई बटन के अंदर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो पोल मिलेगा। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसमें जाकर पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कि वीडियो की लेंथ जो है वो आइडियल जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड फॉर एनी क्वेरीज पुट दैट डाउन in comment box below. I'll see you in the next one. Thank you.